अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहरूख शहरियार। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे मुतनाज़े बयान पर जिसने सियासी और अवामी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। शोहदा से मुतालिक मौलाना के बयान पर सियासी जमातों की जानिब से मौफ़ी अल्फाज वापस लेने और वजाहत का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन JUIF ताहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सवाल यह है कि मौलाना साहब वजाहत या अल्फाज वापस लेने में हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहे हैं। दूसरी जानिब JUIF खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी बयान की हिमायत सामने आ रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें शोहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त ना करने का मौक़िफ़ इख्तियार कर रही हैं। अब अदालत की जानिब से भी पेशी का मामला ज़ेर बहस आया है। देखना यह है कि मौलाना 28 जुलाई को गुजरांवाला अदालत में पेश होंगे या नहीं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हैं, जिसमें JUIF और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी अब सवालात की जद में आ चुका है। तो अगर मौलाना अपने बयान से पीछे नहीं हटते तो क्या ये सियासी शराकत दारी बरकरार रह सकती है या नहीं। हुकूमत के लिए एक के बाद एक नई मुश्किल सर उठा रही है। 5 अगस्त की बात कर ली जाए तो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल है। मुल्क भर में आटे का बहरान है जो कि बढ़ता जा रहा है, साथ ही पेट्रोलियम की मसनूई किल्लत और महंगाई, अवाम परेशान है। तमाम मसाइल पर बात करेंगे। हुकूमत के पास इन मसाइल का क्या हल मौजूद है, क्या कुछ आगे हम देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असलम गौरी साहब, स्पोक्स पर्सन JUIF, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा हमाद हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और PMLN से हमें कुछ देर के बाद अली गौहर बलूच साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले असलम गौरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इससे पहले जब मौलाना साहब की जानिब से ये बयान सामने आया, पहले हमने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर मेन स्ट्रीम पर इस बयान को काफ़ी ज़्यादा उछाला गया, बातचीत की गई। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कितने दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन हफ्ता हो चुका है। मौलाना साहब की जानिब से अभी तक इस पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जितने भी हल्के, जितनी भी पार्टीज़ हम देख रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब मजम्मत करें। वजह क्या है ऐसी कि मौलाना साहब अपने बयान से ना पीछे हटने को तैयार हैं, ना अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, और ना ही वो किसी किस्म की मौफ़ी तलाफ़ी की बात करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि मेरा जो स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बात सीधी सी है कि मौलाना के बयान को सियाको सबाक से हटाकर वो लोगों को बताया जा रहा है। अगर मौलाना का पूरा बयान के जुमले कह रहे हैं शोहदा के बारे में, उससे 10 मिनट पहले का और उसके 10 मिनट बाद का बयान आप पूरा 20 मिनट का ये सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये बात किस तनाज़ुर में की गई। ये जो जिस अंदाज में इसका चल रहा है, ये तो ऐसा है कि आप किसी को बताए भी ना आपका जुर्म क्या है, किसी पे आप जुर्म साबित भी ना करें, आप फर्द जुर्म भी आयद ना करें, और बस एक ही बात है जी, आपकी ये सजा है, आपकी ये सजा है, आपकी ये सजा। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। हम एक सियासी पार्टी हैं, मेरे लाखों वर्कर्स हैं, 45 लाख से ज्यादा लोग मेरे रजिस्टर्ड वर्कर हैं, मेरे जो इलेक्शन कमीशन में जिनके शनाख्ती कार्ड जमा है। कोई मौलाना फजल रहमान के बच्चा नहीं है, और उसकी जिंदगी के 55 साल सियासत में गुजरे हैं। उसने मार्शल को फेस किया है, उसने ज़िया उल हक के मार्शल को फेस किया है, उसने मुशर्रफ के मार्शल को फेस किया, जेलें देखी है, ज़िया के दौर में जेल देखी है, 6 महीने रहे, मुशर्रफ के दौर में 6 महीने रहे। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो ऐसी बच्चों वाली बात कर सकता है? मैं तो समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के साथ प्रैंक हो गया, और ये बयानिया उसको इतना इस किस्म का उसके हवाले किया गया है कि उस बयानिया को किसी भी जगह पे कोई भी मिनिस्टर जिसको फेस नहीं कर पा रहा है, उसका दिफा नहीं कर पा रहा है। अब आप देखें इस पे, तो इससे ज्यादा हमारे बयानिए का वजन, जो हमारा इसके दिफा में वजन है, आप उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं। कि आपको पता है तो आज कल AI से कितनी मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनके साहबजादे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पता नहीं क्या कुछ कल से AI से बना हुआ चल रहा है। आप इस तरह बात ना करें। हम जो बात कह रहे हैं, हमारे बयान को उस कौम के सामने लाया जाए कि कौम हमें कहे क्या मुजरिम है, हम सजा याफ्ता, हम सजा मानेंगे। लेकिन अगर हमें ये बताया नहीं जा रहा, और बस जी आप माफी मांग लें, आप माजरत कर लें, भाई क्यों भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है। वालिद हैं वो बड़ा रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की अगर शहादत हुई है तो हमने उसको पैसों में नहीं तोला है। इस तरह के काफी सारे बयानात हमने खुद चलाए। वो होंगे, ऐसी बात नहीं है, वो होंगे माशाल्लाह। मेरा ख्याल वो फैजल हसन चौहान साहब के कोई औलाद होगी, उसका कोई खानदान होगा, उसका ओन चौधरी का होगा, ताहिर अशरफी साहब की रोने की तरह का कोई रोना होगा। हम भी रास्ते में हैं, हमें पता है ये शहीद जब शहीद होता है ना जी, उसके बाद हम बड़े एहसास के साथ दफन करते हैं, और बड़े उसके लिए हम दफन कफन के बाद उसके बच्चे सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कोई नौकरियां भी नहीं देता हूँ। मेरे पास ऐसे नहीं सैकड़ों केस है। मैं इस पे सोच रहा हूँ, मेरी पार्टी सोच रही है कि हम उन लोगों को सामने लाएं
जो लोग इस पुलिस के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल जो गौरी साहब, बेवजह ये तो वहाँ अच्छी पर बात है अगर आपकी जानिब से इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि ऐसे केसेस हैं जो आप सामने ला सकते हैं, आपका जो मौक़िफ़ है वो मजीद सामने आ सकता है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। साथ ही रहेगा, ज़रा मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अली गौहर बलूच साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली गौहर बलूच साहब, अब ज़ाहिर इनकी बात आपने सुनी है, एक जानिब तो ये मसला कि किसी तरह से भी जो बयान है उसको उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सियाक़ व सबाक़ से हट के पेश किया जा रहा है, आधे आधे जो टुकड़े हैं वो चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया पर। आप समझते हैं कि क्या ऐसा ही है, और अगर ऐसा है तो फिर नून लीग की जानिब से या हुकूमत, ज़ाहिर है आपकी हुकूमत है, तो आप चाहें तो इस पूरे बयान को भी रेफ़र कर सकते हैं कि जी क्या बयान है, जो भी सारे मामलात हैं उस पर बैठ कर भी बातचीत हो सकती है। तो शायद ये जो मामला है जितना तूल पकड़ रहा है, इस पर भारत भी बहुत ज़्यादा इसको कैश कर रहा है, वो ना हो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस चीज़ के 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जिस मर्जी सियाक़ व सबाक़ से देख लें, वो पूरा बयान जो है वो सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा है, और जाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो ऐसा नहीं हो सकता कि शुहदा की दिल आज़ारी करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जो है वो मतलब है उनके वर्सा की दिल आज़ारी करने के लिए, पूरी कौम की दिल आज़ारी करने के लिए अब उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चलाया जाए, जो कसर रह गई वो भी निकल जाए, कि ताकि उन शहीदों का जिनके हम मकरूज हैं, जिनकी कुर्बानी तो जिन कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान मर्द वजूद में आया, उन शहीदों की वजह से जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और इस मुल्क के लिए और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, तो अगर हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते, अगर हम उनको खराज तहसीन पेश करने का हमारे दिल में जज्बा कम है, तो कम अज़ कम उनके वर्सा की दिलदारी तो नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब का बयान जिस मर्जी सियाक़ व सबाक़ के साथ देख लें, ये एक हकीकत है कि फरते जज्बात में आकर मौलाना साहब ने जो बात की पूरी कौम से तो नहीं करती, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर मैं ये बात कर रहा हूँ, किसी भी मतलब है कि मकतबा फ़िक्र से आप जिस मर्जी मकतबा फ़िक्र के लोगों के इसमें बयान ले लें, उनसे गुफ्तगू कर लें, जो भी मुहिब्बे वतन है पाकिस्तान के साथ, वो कभी मौलाना को अप्रिशिएट नहीं करेगा। हाँ, ये एक हकीकत है, हम नहीं समझता, ये एक सोशल मीडिया पे ये भी प्रोपेगेंडा जी देखें ये मौलाना साहब भी गद्दार हो गए, नहीं, मौलाना साहब कतन गद्दार नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ने जो शोधा के बारे में बयान दिए उनको बिल्कुल जेब नहीं देता, और गलती हर इंसान से हो जाती है। इसका बिल्कुल बेहतरीन हल ये है कि मौलाना साहब एक बयान देते और कहते कि मुझसे गलती हुई और मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ, और ये किसी भी इंसान से हो जाती है। जब आप किसी स्टेज पर खड़े हो, फरते जज्बात में बड़ी जोश खिताबत में आप तकरीर कर रहे हो, तो बाद औक़ात कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के जरिए, अपनी पार्टी के सपोर्टरान के जरिए जो पाकिस्तान के एंटी एलिमेंट्स हैं, आप इधर से देख लेना कि अगर मौलाना का बयान इंडिया वाले चला रहे हैं तो इसका मकसद क्या है। अगर मौलाना साहब ने को पाकिस्तान के हक में बयान दिया होता, शोधा के हक में दिया होता, तो इंडिया वाले चलाते बयान। आज इंडिया वाले इसीलिए चला रहे हैं, उन्होंने हमारे शोधा की दिलदारी की है, उनके वर्सा की दिलदारी की है, पूरी कौम की दिलदारी की है, पूरी अफवाज जो आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, आप अपनी सियासत के लिए ये काम कर रहे हैं कि आप शोधा को अंदर घसीट रहे हैं। ठीक है हमाद हसन साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। मेरे गुजारिश सुने ना, PMLN पर तनकीद करें, अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज पर तनकीद करें। मौलाना साहब तो हमारी पार्टी के साथ इकट्ठे चलते भी रहे, और अब भी इंशाअल्लाह ताला हम उनके मुतकिद हैं, और जाहिर है कि वो एक बड़े ज़ीरक इंसान है, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस बयान पर माजरत के साथ जहाँ पर शुदा की बात होगी तो हम नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ा अहम मौजू इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमाद हसन साहब भी हमारे साथ ही हैं। अब हमाद हसन साहब, एक जानिब तो ये बयान हम देखते हैं, उसके अगले रोज़ ही हम एक और बयान देखते हैं, वो इससे ज़्यादा सख्त होता है, जो कश्मीर कॉज के हवाले से बातचीत की जाती है। सो आप क्या समझ रहे हैं कि मौलाना को ये सारे बयान देने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आ रही है? माजी में भी हमने देखा है कि मौलाना इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन शायद ये एक्सट्रीम है जब भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो बिल्कुल हटके खड़े हैं, और बाकी दीगर जितनी भी सियासी पार्टियाँ, चाहे उसमें PTI क्यों ना हो, वो सब एक पेज पर हैं। देखिए, बात ये है
کہ مولانا نے شہداء کے حوالے سے جو بات کی اس سے اختلاف حق ہے اور اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. شہید میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے. وہ ہمارا فخر ہے، ہمارا اثاثہ ہے. وہ فوجی ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ سویلین ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ اس ملک کا، اس دھرتی کا بیٹا ہوتا ہے اور ہمارے لیے اپنا خون بہاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے یقیناً قابل احترام ہے. خواہ وہ مولانا صاحب ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو. اس سے تو ہم اس بات کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اپنا اپنا کھیل کھیلنے والے ہر طرف سرگرم دکھائی دیتے ہیں. بھئی بس بھی کرے، ہم نے بہت سے غدار بنا لیے، ہم نے وہ منتخب وزرائے اعظم کو پھانسیوں پر بھی چڑھایا، جلا وطن بھی کیا، اٹک قلعوں میں بھی ڈالا، جیلوں میں بھی ڈالا. بھئی تھوڑا سا کم از کم اعتدال کے ساتھ بات کریں. مولانا نے جو بات کی شہداء کے حوالے سے اس سے مجھے شدید اختلاف ہے. مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ پہنچا ہے. میرے خاندان میں بھی شہید موجود ہے. لیکن جذباتی بات الگ چیز ہوتی ہے اور پالیسی الگ چیز ہوتی ہے. جذباتی بات تو جب بے نظیر بھٹو مرحومہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کے نعرے لگے تھے. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے اس کو پالیسی بنایا؟ نہیں بنایا. آصف زرداری نے اسی وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. یہ جب حنیف عباسی کو سزا ہوئی اسی پنڈی میں تو اس وقت بھی کچھ قابل اعتراض نعرے لگائے. لیکن کیا مسلم لیگ نون نے ان نعروں کو اپنی پالیسی بنایا؟ نہیں بنایا. آج بھی مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہے، اہم سٹیک ہولڈر ہے اس ریاست کے. تو ایک جذباتی بات تو الگ چیز ہے. البتہ مولانا کی سیاست پر بات کر سکتے ہیں. کیا وہ نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، وہ میں کبھی نہیں مانوں گا بحیثیت صحافی کہ وہ نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہی نظام پہلے بھی تھا اور مولانا سٹیک ہولڈر تھے اس کے. MMA کی حکومت تھی اور بہت طاقتور حکومت تھی، سویپ کر کے آئے تھے 2002 میں. بالکل. اور حماد حسن صاحب جب 26ویں 27ویں ترمیم آئی تو اس میں بھی ہم نے پھر یہی دیکھا کہ مولانا کا بڑا واضح کردار تھا. اسی طرف آتا ہوں تو مولانا LFO مشرف دور میں ایک ڈکٹیٹوریل رجیم تھا، لیکن LFO کو کمک کس نے فراہم کی تھی؟ مولانا صاحب نے فراہم کی تھی. 26ویں اور 27ویں ترامیم آئے، مدد کس نے فراہم کی؟ مولانا صاحب نے فراہم کی. تو وہ بنیادی طور پر نظام کی مخالفت نہیں ہے. البتہ مولانا کے جو اپنے ذاتی دکھ ہیں یا جو ان کے اپنے مسائل ہیں اس پہ انہوں نے ایک طرح سے احتجاجی انداز اپنایا اور پھر کنٹرول نہیں کر پائے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے. اور وہ کچھ آگے ہی چلے گئے اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ بہت متنازع باتیں بھی کہہ ڈالی. یعنی شہداء کے حوالے سے تو کم از کم ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے، ہمیشہ اس سے ٹکراؤ ہوتا رہا ہے سیاسی میدان کی طرف سے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو متنازع بات ہے وہ شہداء کے حوالے سے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اب اسلم اوری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 28 جولائی کو گجرانوالہ میں پیش ہونے کا آرڈر آیا ہے مولانا صاحب کے لیے، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ بڑا واضح الفاظ میں کہتے رہے ہیں کہ جس طرح کے آپ کے اوپر کیسز بنے کم از کم آپ کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ ہم سب کے لیے بھی بڑا ایک شاکنگ تھا کہ مولانا کے اوپر بھی اب ایک کوئی کیس بن رہا ہے اور اس طرح کے اب تواتر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو شکایات ہیں وہ پھر اپنے کیس دائر کر رہے ہیں. مولانا کیا سامنا کر رہے ہیں عدالت کا یا نہیں؟ پہلی بات تو میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں، حماد حسن صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور میرے دل کی باتیں کی. دیکھیں، شہید جو ہے نا کسی شخص کا یا کسی اس کا نہیں ہوتا، ادارے کا نہیں ہوتا ہے اور کسی حکومت کا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. شہید سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شہید ایک قومی ورثہ ہوتا ہے، وہ سب کا ہوتا ہے. اس قومی ورثے میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، میرا بھی شہید ہے. میرے یہ شہید نہیں، میرے 2000 سے زیادہ میرے ذاتی میری پارٹی کے شہید ہیں. ہم نے ہر برے حالات میں فیس کیا ہم نے، اور ہم شہید کو شہید کہتے ہیں. میرے پاس شہیدہ کی لمبی ورثہ کی لسٹ ہے. مسلم لیگ نون کے پاس ایک بندہ بتا دے جو ان کا شہید ہوا وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، کسی چیز کے لیے. یہ ہم نے تو قربانیاں دی ہیں. ہم شہداء کی قیمت ہم جانتے ہیں. ہم نے شہداء کی دل آزاری ہم کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ مولانا کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے چلائیں گے، اس کو کاٹ پیٹ کے اپنی مرضی کا بیانیہ بنائیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج مسلم لیگ کا کوئی منسٹر کسی بھی چینل پہ دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کی. اور یہی ایک پرابلم اس وقت آ رہا ہے.
और मैं समझ रहा हूँ बयानिया बनाने वालों ने मुस्लिम लीग के साथ प्रैंक किया है, उनको गलत बयानिया बना के दिया है। और हमने कभी भी शहीदों के हम शहीदों के वारिस हैं, शोहदा हमसे ज्यादा शहीद वर्दी में हो। मौलाना साहब का जो जज्बाती बयान है, मैं थोड़ा सा हमाद साहब आपको बता दूं कि अना ऑडिट में कोयटा में एक वाकया होता है और उसमें जो लोग शहीद होते हैं उसमें 50% जेयूआई के लोग हैं। अभी तक धरना वहां बैठा हुआ है और मेरी सारी क्यादत वहां बैठी हुई है। तो उसी दिन ज़ियारत में एक दिन बाद वाकया होता है, उसमें 90 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, लेकिन 80% लोग वो भी जमीयत उलमा के लोग हैं, पुलिस वाले लोग, वो वर्दी वाले लोग हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ जो अनावरत में हो ये बगैर वर्दी वाले, ये सबके सब जो है जेयूआई के लोग हैं। ये जेयूआई के नहीं, कौमी शहीद है। मौलाना साहब का दिल दुखी था। मौलाना साहब को ये कहा गया था कि आप कोयटा आए और यहाँ आके इनके साथ बैठे। हमने फैसला किया कि अगर मौलाना साहब अमनो अमान कोयटा चले गए, सही कह रहे हैं मौलाना साहब, ऐसा है माजी में भी हमने देखा है इस तरह के बिल्कुल बयानात सामने आते रहे, लेकिन जाहिर है इस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये अब हर ज़बान पर आम है और जाहिर बयान भी ऐसा था जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई। मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए जरा। मौलाना साहब का दिल जला हुआ था। प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबरसा से मिलना पसंद नहीं किया। क्या वो शहीद नहीं थे? क्या ज़ियारत में आदमी धरना बैठा हुआ है, क्या वो शहीद नहीं थे? क्या इस वक्त भी कोयटा में धरना बैठा हो, क्या वो शहीद नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं बोलते? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है, उसको सोचना पड़ेगा हम सबको बैठ के, खास करके सियासतदानों को बैठ के सोचना पड़ेगा। हमने पूरे पाकिस्तान से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट आ गया है आपका। मेरी बात पूरी कर। आपने पूरे पाकिस्तान से अपने वकला विंग को बुला लिया है इस्लामाबाद में, हम उनको हदायत जारी करेंगे। हम हर अदालत में, हर कोर्ट में, हर जगह इसको फेस करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा अहम मौजू इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत के मसाइल की वजह से जो आवाम के मसाइल हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी इस वक्त बहरान है, लोगों को जो परेशानी का सामना है, एक तो आटे का बहरान है, दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करी हैं। हमने देखा कि कुछ महीनों पहले जब ये जंग स्टार्ट हुई थी और ये वॉर वाला एक पूरा सिचुएशन चल रही थी, उस वक्त अली परवेज़ मलिक साहब और साथ में औरंगज़ेब साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे ही प्राइसेस नीचे आएंगे इंटरनेशनली ऑयल के, तो हम आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। वो बड़ा रिलीफ हमें 1 रुपये 70 पैसे कुछ इस तरह से हमें नजर आया। तो आवाम की नसीब में शायद यही है। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अली परवेज़ मलिक के साहब की जानिब से। इसके साथ साथ अता तारड़ भी उनके साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में पेट्रोलियम प्राइसेस बड़ी हाई हो चुकी हैं। अच्छा, पेट्रोलियम का जो मसला चल रहा है अब वो बहरान की सूरत इख्तियार कर रहा है। अब ये बातें भी हैं कि एक मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हंगामी बुनियादों पर इस मसले को हल क्यों नहीं कर रही? आवाम की बस हो चुकी है सर। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो आप बड़े रिलीफ की बात कर रही हैं, तो जिस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत कम हुई हैं तो उस वक्त एक बहुत बड़े लेवल पर भी कम की गई है। फिर उसके बाद एक छोटी 13 रुपए कुछ पैसे कम हुए थे गौहर बलोच साहब, 13 रुपए कुछ पैसे कम हुए थे एक हफ्ते के लिए। उसके बाद जब दोबारा रिलीफ की बात आई 1 रुपया कुछ पैसे, 13 से पहले 13 रुपए से पहले भी जो पेट्रोलियम की मसनूआत है उनकी कीमतें तो बिल्कुल जब रिलीफ मिलता है तो रिलीफ दिया जाता है, और जब जाहिर है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगी। उसके साथ साथ हुकूमत ने कोई एक चैलेंज नहीं है हुकूमत को और हमारे मुल्क को, हमारे सामने एक ये भी चैलेंज था कि जब एक हुकूमत ख़त्म हुई और एक अदम एतमाद हुआ था, तो उस वक्त आपको याद होगा कि जाने वाले ये कह कर गए थे कि हम तो माइंड बिछा के जा रहे हैं, पाकिस्तान तो इनसे चलेगा भी नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जब भारत ने शब खून मारने की कोशिश की तो मार्का हक हुआ, और उसमें जो फिर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ उस मार्का हक में जिस तरह से हमारे सिपा सलार और हमारी फौज ने और हमारे फरमा रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो तो सिफारती महाज की बात है ना। सिफारती महाज पे जो कामयाबियां हैं उसका एतराफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अवाम को सिफारती महाज पे क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अवाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग कि आप लोगों की जानिब से क्या किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सूरत हाल ये है कि जो लोग पाकिस्तान को श्रीलंका देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की मिसालें देते थे, जो पाकिस्तान IMF को खतूत लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, उनकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी और उनको उनके पास अब चूरन बेचने के लिए नहीं है।
پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا اس حکومت نے بلکہ اس میں سے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ نکلے بھی. ظاہر ہے پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں مہنگائی کا عنصر موجود ہے, اس چیز کا ہم اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ شبانہ روز اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اور پوری حکومت جو ہے وہ مطلب دن رات اس چیز میں مصروف عمل نظر آتی ہے کہ ہم ان بحرانوں سے نکلیں. اور جہاں پر ہمیں بین الاقوامی آپ دیکھیں کہ آج آپ وہ ظاہر عام عوام میں ہم بھی آتے ہیں, سیلریڈ کلاس بھی آتا ہے, ٹھیک ہے ایک اچھا ریلیف تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ میں دیا گیا سیلریڈ کلاس کو, لیکن بات اس سے کم نہیں ہوتی ہے نا, اس سے ختم نہیں ہوتی ہے. میں اسی کا جواب لینا چاہوں گی. عماد حسن صاحب, آپ ظاہر ہے خود بھی آپ جانتے ہیں, جگہ جگہ پہ پروگرامز میں آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. اس وقت جو عوام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے, اور وہ مہنگائی کسی صورت کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہ جو بڑی بڑی 5 آئل کمپنیز ہیں, پہلے ان کی وجہ سے یہ کہا گیا جی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو لیوی لگائی گئی ہے ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس پر عوام نے آواز اٹھائی, عوام کی بس ہو چکی ہے, بار بار کتنی بار اس بارے میں آواز اٹھائیں. عوام بالکل دل برداشتہ ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ایک وزیر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 128 روپے میں کھانا کھا لیتا ہوں. تو مجھے بتائیں 25, 26, 27 روپے کی, 30 روپے کی تو روٹی ملتی ہے نارملی شہروں کے اندر. یہاں تو ہمیشہ کمپنیوں کو ہی فائدہ پہنچایا گیا. بجلی کے معاملے میں جو پلانٹس بند پڑے ہیں ان کو اب بھی ادائیگیاں ہو رہی ہے. ادھر جو فیول کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے بدقسمتی سے. لیکن ان کی بات کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فلاں نے سری لنکا بنانے کی بات کی. بھئی انہوں نے کی تھی اور وہ نالائق تھے, ان پہ ہم نے تنقید کی اور اب بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ بھی بتائیں نا آپ نے کیا کیا. آپ کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا تھا. نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو موٹر ویز کا, سڑکوں کا جال بچھا دیا تھا, انڈسٹری ترقی کر گئی تھی, انٹرنیشنل مارکیٹ بھی مل گیا تھا, بہت کچھ ہوا تھا, سی پیک جیسا بڑا منصوبہ بھی آیا تھا. شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو شہباز سپیڈ ایک بین الاقوامی طور پر ایک علامتی وہ بن گیا تھا. لیکن جب یہ اقتدار میں آئے تو بتائے کہ کون سی کامیابی ملی. یعنی آپ بلوچستان اور پختونخوا کی حالت دیکھ لیں, کیا دہشت گردی میں کوئی کمی آئی ہے یا اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. روز روز آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے, کیا اس پر قابو پا لیا گیا, کیا صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کو آگے بڑھایا گیا, کیا معاشی طور پر صورتحال سنبھل گئی, کوئی بہتری آئی ہو تو بتائیں. ایک اور حوالہ بھی دوں. یعنی ابھی ایک خبر گرم ہے کہ وزراء کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو بھئی پہلے تو آپ کیا محسن نقوی کو تبدیل کریں گے؟ وہ وزیر داخلہ ہے اور بدترین ناکامی سے دوچار ہیں. یعنی آدھا ملک جس حالت میں ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. کیا آپ اورنگزیب کو تبدیل کریں گے جو معاشی طور پر بدترین ناکامی سے دوچار ہے؟ اسی طرح بہت ساری باتیں. اگر آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسرے وزراء کو تبدیل کر کے کیا پیغام دیں گے؟ تو اس وقت بدقسمتی سے حکومت کے کھاتے میں کوئی بھی ایسی چیز درج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی فلاں حوالے سے حکومت کو کامیابی ملی ہے. آئینی اور قانونی حوالے سے دیکھ لیں تو ہمارے پاس 26ویں اور 27ویں ترامیم آئے, تو ہمیں کون سی کامیابی ملی ہے؟ اس وقت جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں حماد حسن صاحب, آپ ملک ابھی بھی وہیں کھڑا ہے جہاں اس دور میں کھڑا تھا. مہنگائی مکاؤ مارچ کا ایک پورا کنٹینر لے کر جس طرح سے یہ لوگ داخل ہوئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ملک میں پتہ نہیں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی, ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. یہ وہی تھا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میرے ساتھ 200 ماہرین کی ٹیم ہوگی اور میں ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دوں گا. جب آئے تو ملک کا جنازہ نکال دیا, معاشی طور پر کولیپس کر گیا تھا ملک. اسی طرح ہمیں امید تھی کہ بھئی ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, یہ آئیں گے تو ملک چل پڑے گا, لیکن ملک چلنے کی بجائے پیچھے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. اسلم غوری صاحب, اب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو ایک طرف یہ بھی ہیں, آٹے کا بحران بھی ہے, دیگر مسائل بھی ہیں. JUIF کو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے بڑے سارے حوالات کے ساتھ وہ کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اپنی بات اس طرح سے منوا نہیں پا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی جماعت ہے, وہ سارا معاملہ جو مولانا صاحب کا چل رہا ہے وہ تو ایک طرف, لیکن پارٹی تو ہے, ایک بڑی پارٹی ہے, مولانا صاحب اپنا ایک سٹیک رکھتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کتنا کامیاب ہو سکی ہے جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے اس کے اوپر؟
देखिए मैं यहाँ एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो जो एक पेट्रोलियम बहरान आपके सामने है, हर आदमी डिस्टर्ब है उससे, चाहे छोटी मोटरसाइकिल बाइक चलाने वाला है या कोई बड़ा जहाज में सफर करने वाला है, पूरा मुल्क उससे डिस्टर्ब है। और यहाँ पर पेट्रोल माफिया, जो पेट्रोलियम मसनूआत की बड़े बड़े लोग हैं, वो इससे फायदा उठा रहे हैं और हुकूमती लोग उसमें शामिल हैं। क्यों कि जिस दिन जंग लगी उसी दिन रेट बढ़ा दिया गया, और जब रेट बहुत नीचे आ गया उस वक्त तक रेट मामूली सा ऊंट में मुंह में जीरा दे दिया गया, मिले हुए हैं। इसी तरह इस वक्त शुगर माफिया का हाल है। शुगर माफिया ने इस वक्त पंजाब की पूरी जो जमीन है वो कैप्चर कर ली है और वहां पर कॉटन खत्म कर दी गई है, कपास पंजाब में खत्म हो गई और शुगर माफिया इस वक्त पूरा कंट्रोल हासिल कर गया। उसमें शुगर मिलें किसकी है, कितनी मुस्लिम लीग नून की है और कितनी दूसरों की है, वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वहाँ काटन खत्म हो गई, 1.5 करोड़ से वो काटन 50 लाख पे आ गई, 50 लाख बेल पे आ गई और तकरीबन 300 टेक्सटाइल मिले, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन कह रही है कि 300 टेक्सटाइल मिलें बंद होगी। जस्ट लाइक 9 लाख लोग बेरोजगार हैं पंजाब में मजदूर। इसी तरह एक और आखिरी जो आपने आटे वाली बात की, आज से 2 महीने पहले आई थी गंदम, 2 महीने पहले इन्होंने जो फिगर दिया था कौम को, आज ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, उस पर कमेटियां बना रहे हैं कि 45 लाख मैट्रिक टन गंदम चोरी हो गई। चोरी नहीं हुई, इनके वज़रा और हुकूमती लोग जो ने गोदामों में भर लिए। सूबाई हुकूमत ने गंदम की खरीदारी नहीं की, उसकी जगह पे सूबाई हुकूमत के लोगों ने गंदम की खरीदारी की और उन्हें अपने गोदामों में भर के रख ली। और आज हमें कह रहे हैं 45 लाख ऑपोजिशन करें ना, फिर इतने मसाइल हैं अगर हुकूमत के हुकूमत के साथ आप लोगों को, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को खुल के ऑपोजिशन की तरफ आना चाहिए। बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले कि यही बात तो हमने सिंध में की थी, यही हमने पशीन में की थी, यही 470 में की थी, तो कसूर में क्यों बुरी लग गई? मकसद ये है, इतना बड़ा वाकया आपको पता होना चाहिए कि डार फैमिली का इतना बड़ा वाकया है, गैर मुल्क से अब कुछ बच्चियां आई, उनके साथ जो इन लोगों ने यहाँ बुला के सलूक किया, इन सब चीजों को दबाना के लिए मौलाना वाली बात को उठाया जा रहा है। इश्यूज क्रिएट करते हैं ये लोग, इश्यूज क्रिएट करते हैं इश्यूज को दबाने के लिए। मौलाना वाली गुफ्तगू में कोई इश्यूज नहीं है, सारा इशू ये है इन इश्यूज को दबाने के लिए। आप अभी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही, आप ये कह रहे हैं कि उनके जो बयान है उसमें अभी भी आप लोग उनका साथ दे रहे हैं और स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा बयान उनकी जानिब से नहीं दिया गया। अली गौहर बलोच साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को बड़े सारे मसाइल का सामना है, एक और मसला अभी ये PTI का जो एहतजाज की कॉल है ये 5 अगस्त वाली, इस पर ज़रा सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बताइएगा कि क्या समझते हैं आप, आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब ये सारी कॉल दी जा रही है, अगर वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं लोगों को, तो फिर हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही होगी? दूसरी बात ये कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इस एहतजाज से पहले शायद अलीमा खानम की गिरफ्तारी हो सकती है, वो जो इश्तिहारी वाला केस है उसके ऊपर। सो आप समझते हैं कि हुकूमत का ऐसा कोई प्लान है या हुकूमत इस जानिब कोई गौर कर रही है? देखिए, पहले तो मैं इनकी बात पर रिस्पॉन्स करूंगा कि जो कहा जा रहा है कि आटे का बहरान, देखिए इस वक्त तमाम सूबों में जो फूड डिपार्टमेंट है वो अपना अपना है। मेरा ताल्लुक पंजाब के साथ है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई आटे का बहरान नहीं है। आटा कंट्रोल रेट पे मिल रहा है, गंदम का बिल्कुल कोई किसी किस्म का बहरान मुझे तो नजर नहीं आया। अभी किसी जगह पर लाइन लगी हुई है, कहीं पर आटा महंगा बिक रहा है, जो मार्केट रेट है उस पर सबको अवेलेबल है। दूसरी ये गुजारिश है कि जिस तरह के ये बातें करते हैं, हर सूबे को चाहिए उसने अपनी जगह पर डिलीवर करना है, अपनी जगह पर काम करना है, और सूबाई और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सूबाई हैं, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के हो, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो दीगर हो। दूसरी ये गुजारिश है कि जहां तक आप कह रहे हैं कि पीटीआई तो खुद धड़ों में बढ़ चुकी है। पीटीआई के लोग आपस में दस्तो गिरेबान हैं। ये हर रोज एक इनका पार्टी लीडर कोई और बयान देता है, दूसरा कोई और बयान देता है। तो ये क्या तरीके तो ये कई दफा अनाउंस कर चुके हैं। हाँ, अलबत्ता ये अगर कर सकते हैं तो 9 मई जैसे वाकयात कर सकते हैं, ये अगर कर सकते हैं तो इस्लामाबाद के ऊपर अपने KP के हुकूमत हमाद हसन साहब, अब क्या देख रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में एक जानिब इंतखाबात हैं, 27 को कॉल दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया वहाँ पर इंतखाबात के हवाले से, लेकिन जो वहाँ के मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से जब खिताब किया गया तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर जो उनके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, यानी मौलाना की जो जमात है, उसके लिए वो बात कर रहे हैं कि उनके बयानात से हमें इख्तलाफ है, ये सारी चीज़ें। सो ये इलेक्शन उस तरीके से हो पाएंगे जिस तरीके से होने चाहिए, या खुदा न खास्ता तसादुम की तरफ बात जाती हुई आपको नज़र आ रही है, या इलेक्शन पोस्टपोन होते हुए नज़र आ रहे हैं? कि बदकिस्मती से तसादम, जी हमाद हसन साहब, जी बदकिस्मती से तसादम से तो हम निकले ही नहीं है। शुरू हो ना क्या,
یعنی آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر نہ ہم گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعتوں کے درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، میڈیا الگ الگ نیریٹیو بلڈ کر رہی ہے۔ تو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، یعنی اس کشمیر کی تاریخ آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، اس کے کنارے پر ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ انتہائی پرامن رہے ہمیشہ۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے کشمیر الیکشن کا۔ مولانا کے حوالے سے صورتحال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ اب میدان میں ہے کون؟ میدان میں یعنی ہم صرف اس کی طرف کہ استحکام پاکستان پارٹی میدان میں موجود ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے علاوہ۔ تو بھائی آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دے دیں، تمام سیاسی جماعتوں کو گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو میدان میں لے آئے۔ اسی سے ایک اتفاق رائے جنم لیتی ہے، اسی سے معاملات آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمام قوموں پر مشکل اچھا حماد حسن صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، وقت بہت شارٹ ہے، مجھے ایک لاسٹ کامنٹ لینا ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب پہلے بھی ان کی آواز چلی گئی تھی، بس مجھے لاسٹ ہی شارٹ کامنٹ کر دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے بیک ڈور رابطے مذاکرات چل رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے؟ کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی، سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہم رابطے میں، کون وہ لوگ ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پھر آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ معاملات کسی حد تک ان کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ مذاکرات ہوئے تھے، اس وقت بھی پی ٹی آئی نے خود بائیک آؤٹ کیا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات کریں گے، اسلام آباد کے اوپر، وفاق کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرے۔ بات جب بندہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں سے پھر راستے نکلتے ہیں، اور اگر ان کا یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر سے کیسز ختم کر دیے تو وہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، وہ وہاں پر انہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کی ملاقات تو آپ کا کام تھا نا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو اجازت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی جگہ پر، ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ چلیں مذاکرات کیسے آگے بڑھے؟ آلرائٹ، بس یہی سارا ایک معاملہ ہے۔ بالکل ہم یہی دیکھ، پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے بات آتی ہے تو یا تو بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے مشروط کر دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر سے جو جھوٹے کیسز وہ سمجھتے ہیں کہ بنائے گئے ہیں اس کو ختم کرنے پہ بات ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے۔ اسلم غوری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے، حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کریں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ حاضر ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔